हेलो एवरीबॉडी, मैं रामनिवास डायल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी संस्था के द्वारा चलाए गए इस शिक्षा के क्षेत्र को अग्रसर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उठाते होंगे। तो हमारे द्वारा शुरुआत की गई गत 2 दिन पहले जो आनुवंशिकता थी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा परिचय आपको कराया था। उसके बाद में आगे की जो क्रिया हैं यानी आनुवंशिकता शब्द हैं वो किन शब्दों से मिलकर के बना होता है, आनुवंशिकता कहते किसे हैं, इसकी खोज किसने की थी, तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आनुवंशिकता क्या है? एक जो जनक हैं जिसको हम कहते हैं माता पिता, जन्म देने वाला, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो भी उन्हीं के गुणों के समान होगी। यानी जो पैतृक गुण है वो संतान में समान प्राप्त होंगे। माता पिता के अंदर, जनक के अंदर जो गुण है वही गुण संतान के अंदर जाएंगे। जैसे एक आम का पेड़ है, आम का एक पेड़ है, इस पेड़ से अगर आम का एक बीज नीचे गिरता है ज़मीन में और उससे जो पौधा बनेगा उससे जो नया पौधा बनेगा वो आम का ही बनेगा, न कि बरगद का। वो आम का ही बनेगा, न कि बरगद का। तो ये मतलब संतति है वो समान क्यों होती हैं? जनक के समान ही क्यों होती हैं? जनक के अंदर जो पाए जाने वाले गुण हैं वो ही संतति के अंदर क्यों जाते हैं समान अवस्था में, वो दूसरे गुण क्यों नहीं आते? तो इसकी चर्चा है हम करेंगे। ये गुण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। और इन आनुवंशिक गुणों का जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या है? आनुवंशिकता। तो इसकी सामान्य तौर पे हम परिभाषा क्या कर सकते हैं कि पैतृक यानी जनक, पैतृक यानी जनक, पैतृक आनुवंशिक गुणों का संतान में गमन, संतान में गमन होना, संतान में गमन होना आनुवंशिकता कहलाता है। संतान में गमन होना आनुवंशिकता कहलाता है। अब हम लेते हैं कि आनुवंशिकता को सबसे पहले किसने खोजा था, यानी इन गुणों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो आनुवंशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन है वो जोहान ग्रेगर मेंडल ने किया था। जोहान ग्रेगर मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन है वो जोहान ग्रेगर मेंडल ने किया था। जोहान ग्रेगर मेंडल ने। ये जोहान ग्रेगर मेंडल जी हैं, ये एक ऑस्ट्रिया नामक शहर हैं। ऑस्ट्रिया शहर में इनका जन्म हुआ था सन 1880 में। ऑस्ट्रिया नामक शहर के अंदर इनका जन्म हुआ था और वहाँ पे एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर के अंदर ये पादरी का कार्य करते थे। मैंने आपको सामान्य परिचय है वो पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ कि मेंडल जी हैं वो क्या थे, ऑस्ट्रिया शहर में जन्म हुआ था उनका और वहीं पे एक जो गिरजाघर था उसके अंदर पादरी का कार्य करते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि उस गिरजाघर के अंदर एक बगीचा था। बगीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन पेड़ पौधों में से इन्होंने एक मटर का पौधा देखा और उस मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम, पायसम सेटाइवम। इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है आनुवंशिकता किसे कहते हैं? पैतृक आनुवंशिक गुणों का संतति में गमन होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता
हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक वो जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा गया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। आपको मतलब ये वीडियो हाथ देख करके अपने नोटबुक के अंदर उतार करके और उसके बाद में रोज़ाना मतलब दिन प्रतिदिन दिन के अंदर 1 घंटे या 2 घंटे टाइम निकालोगे इनके लिए, तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब इनके आगे क्वेश्चन आता है बनता है कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, यानी मटर के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण थे जिसके कारण इन्होंने मटर का पौधा ही चुना। क्योंकि बगीचे के अंदर तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते, बगीचे के अंदर तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन उन पेड़ पौधों में से इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, उसके अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। तो इनके हम क्या लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे। मटर के पौधे के लक्षण लिखेंगे, पौधे के लक्षण, पौधे के लक्षण लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्थिति, यानी उनकी स्थिति कैसी है। तो इन्होंने 7 लक्षणों का चयन किया। इस मटर के पौधे में इन्होंने 7 लक्षणों का चयन किया था। मटर के पौधे में 7 लक्षणों का चयन किया था। 7 लक्षण वो कौन कौन से हैं। पहला लक्षण है तने का आकार, तने का आकार। पहला लक्षण है तने का आकार लिया इसने। तने का आकार की 2 भाग की स्थिति में, एक तो तना है वो लंबा है या फिर बोना है। तो तने का आकार के 2 भाग हो गए, एक तो लंबा और दूसरा बोना। मेरा कहने का अर्थ है कि इन्होंने एक तो प्रभावी लक्षण लिया और जो प्रभाव दिखाता है अपना, और एक अप्रभावी लक्षण लिया। तो प्रभावी लक्षण अपना हो गया लंबा और अप्रभावी लक्षण है बोना। ठीक है, तो पहला लक्षण था इनने तने का आकार। तने के आकार की स्थिति कैसी थी, या तो वो तना लंबा हो सकता है या फिर वो तना बोना हो सकता है। इसके बाद में दूसरा है पुष्प का आकार, यानी मटर के पौधे के ऊपर जो फूल लगता है उस पुष्प का आकार कैसा है, पुष्प का आकार कैसा है। तो इसके भी 2 भाग थे, प्रभावी और अप्रभावी। पहला था कक्षीय, यानी वो कक्ष में स्थित हैं या फिर वो शीर्षस्थ भाग में स्थित हैं। शीर्षस्थ कक्ष में स्थित हैं या शीर्ष भाग में स्थित हैं। इसके अलावा 3 नंबर अपना आता है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग कैसा था, जो फूल लगता है मटर के पौधे के ऊपर उस फूल का रंग कैसा है। तो फूल का रंग हम लिखेंगे बैंगनी या सफ़ेद। बैंगनी अपना क्या है, प्रभावी लक्षण है रंग का, और सफ़ेद क्या है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। तो 4 नंबर पॉइंट अपना क्या है, बीज का रंग। बीज का रंग 4 नंबर अपना पॉइंट है बीज का रंग। बीज का रंग कैसा है, जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे का जो बीज होता है उस बीज का रंग कैसा है। रंग दोनों प्रकार के लेंगे, प्रभावी भी लेंगे, यानी जो प्रभाव दिखाता है वो भी लेंगे, और जो अप्रभावी हैं वो भी लेंगे। रंग में आ जाएगा पीला और हरा, पीला और हरा। पीला यहाँ पे क्या है, पीला प्रभावी लक्षण है इसका रंग का, और हरा क्या है, अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद में 5 नंबर अपना है बीज की आकृति। बीज की आकृति, आकृति या बीज की स्थिति। आकृति, बीज का आकार कैसा है, बीज का आकार कैसा है। गोल या झुर्रीदार। बीज गोल हैं या फिर बीज झुर्रीदार हैं, टेढ़ा मेढ़ा है। बीज हम वो गोल हैं या फिर बीज टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये बीज की आकृति हो। बीज पत्र, बीज के ऊपर का जो चोल होता है वो कहलाता है बीज पत्र। बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग कैसा है, तो बीज पत्र का रंग भी अपने क्या होगा, पीला या हरा ही होगा, पीला या हरा ही होगा। और बीज पत्र के 7 नंबर हैं बीज पत्र की
आकृति, बीजपत्र की आकृति। तो बीजपत्र की आकृति कैसी है, वो चिकना है या कांटेदार है। बीजपत्र की आकृति होगी चिकना या कांटेदार, चिकना या कांटेदार। तो इस प्रकार से इन्होंने आनुवंशिकता पर प्रयोग करने के लिए इन 7 लक्षणों का चयन किया था। 7 लक्षणों के आधार पर ही, इन लक्षणों के आधार पर ही इन्होंने अपना प्रयोग करना शुरू किया। तो ये 7 रंग कौन कौन से थे। पहला लक्षण था तने का आकार। तने का आकार कैसा होता है, लंबा होता है या फिर बौना होता है। इनमें से एक प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी होगा। दूसरा क्या है, पुष्प का आकार। पुष्प कहाँ पे स्थित है, कक्ष भाग में स्थित है या शीर्ष भाग में स्थित है। तो कक्ष भाग क्या अपना प्रभावी लक्षण है और शीर्ष भाग क्या अपना अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद में तीसरा है आता है पुष्प का रंग। जो फूल लगता है उसके ऊपर, पौधे के ऊपर जो फूल लगता है उसका मतलब रंग कैसा है, रंग बैंगनी है या सफ़ेद है। तो बैंगनी अपना क्या हो गया, प्रभावी हो गया, और सफ़ेद क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। ये जो अप्रभावी हैं ये प्रभावी के साथ में मिलकर ही अपना गुण को प्रकट करता है। तो इसके बाद में आता है बीजपत्र। बीज का रंग। बीज का रंग कैसा है, पीला या हरा। बीज की आकृति कैसी है, गोल हैं बीज या फिर झुर्रीदार हैं। बीजपत्र का रंग कैसा है, पीला है या हरा है। और बीजपत्र की आकृति कैसी है, चिकना है या कांटेदार है। इन 7 लक्षणों का चयन करके ही उन्होंने मटर के पौधे पे आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए। इससे अगला अपना क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया। इसके अलावा और सारे बगीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं, उनमें से मटर का पौधा ही क्यों चुना, मटर के अलावा दूसरा पौधा क्यों नहीं चुना, मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों किया। तो इसके प्रमुख कारण है कुछ है, तो वो भी क्वेश्चन प्रतिवर्ष आता है एग्जाम के अंदर, तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है। मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। इसमें एक बात अपने को याद रखनी है कि मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, लेकिन परपरागण भी कराया जा सकता है। तो पहला इसका मतलब कारण हो गया मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया, मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। दूसरा इसका कारण है कि मटर का पौधा है वो द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होते हैं। तीसरा इसका प्रमुख कारण है मटर के पौधों की फसल कम जगह में अधिक मात्रा में तैयार की जा सकती हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है कि मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। पहला कारण इसका क्या है कि मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, लेकिन अगर अपने को स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाए तो परपरागण भी इसके अंदर कराया जा सकता है। मटर का पौधा क्या होता है, द्विलिंगी होता है, और मटर के पौधे की फसल है वो कम जगह के अंदर बहुत सारे मटर की फसल वो तैयार की जा सकती हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करना। अगर इसमें कुछ गलती आपको दिख रही हैं
इसके अंदर हमारे द्वारा कुछ गलती दिख रही हैं या आपको याद करने में कुछ परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें कुछ कमेंट करके बताना, ताकि हम उसका अगले वीडियो में समाधान कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी संस्था के अंदर पढ़ने वाले जितने भी आपके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, या फिर अन्य संस्थाओं में पढ़ने वाले दोस्त और सहेलियां हैं, उनको अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो है वो अपलोड करना है, ताकि वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई में लगातार जारी रह सकें। एक बात यह है कि जो पास में जो बेल आइकन का बटन होता है, बेल आइकन के बटन को दबा देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं, संस्था के द्वारा अपलोड किए जाने वाले जितने भी वीडियो हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।